हेलो फ्रेंड्स, टुडेज डेट इज़ 11 फरवरी 2025। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल है केंद्रीय बजट 2025-26 से रिलेटेड हेल्थ संबंधित पहल के बारे में। जब से ये बजट जारी हुआ ना, तब से लेके अलग अलग सेक्टर की कोई ना कोई स्कीम है वो चर्चा में आ रही है। जैसे हमने कल परसों डिस्कस किया था, एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्कस किया, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डिस्कस किया। ऐसे हम अलग अलग सेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो बजट में उस सेक्टर में क्या क्या कोशिशें करेगी, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हेल्थ सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में इस बजट में क्या क्या कोशिशें करी गई है। किसके लिए आर्टिकल ज़रूरी है? जो 2025 में एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए आर्टिकल ज़रूरी है। उनके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और प्रीलिम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या बजट के क्वेश्चन बनते हैं? हाँ, बजट के क्वेश्चन बनते हैं। कौन से सेक्टर में क्या चीज़ें की गई है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 2025 में जो तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये काम की चीज़ है। और उसके बाद में 26-27 के लिए जो कर रहा है, नहीं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके बाद में बजट और आ जाएंगे, तब नई नई स्कीम आएगी, तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। उसको ये आर्टिकल देखने की ज़रूरत नहीं है, बट समझने के लिए देख सकता है, ताकि समझ आ जाए किस किस प्रकार के सेक्टर वाइज है वो चेंजेस की जाती है। क्योंकि कई बार होता है कि ज़्यादा चेंजेस नहीं किया जा सकता है, मतलब कई बार होता है कि कुछ सेक्टर में ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है, तो आप थोड़ा बहुत इसको भी देख सकते हो। बाकी जिसका एग्ज़ाम है 2025 में, वो तो इसे ज़रूर फोकस करे। तो आइए इस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। सेक्टर वाइज बात कर रहे थे, तो आज है हमारा हेल्थ सेक्टर है। तो हेल्थ सेक्टर में सबसे पहले बात करते हैं कितना बजट है वो अलोकेट किया गया है, आवंटित किया गया है। मतलब सेक्टर वाइज है वो गवर्नमेंट है वो बजट को अलोकेट करती है, आवंटित करती है। तो हेल्थ के सेक्टर में जो बजट के आवंटन की बात करें, बजट के आवंटन की बात करें या फिर अलोकेट करने की बात करें, अलोकेट, ये अलोकेट के बारे में बात करें, अलोकेशन के बारे में, कितने रुपए अलोकेट किए गए हेल्थ के लिए, तो 1 लाख करोड़ रुपए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए हैं वो हेल्थ के सेक्टर में इन्वेस्ट किए गए या अलोकेट किए गए, आवंटित किए गए। कितने अलोकेट किए गए हेल्थ के लिए? 1 लाख करोड़ रुपए हैं वो हेल्थ के लिए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी काम होंगे वो इस 1 लाख करोड़ रुपए के अंतर्गत किए जाएंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए 1 लाख करोड़ रुपए हैं वो इस बार घोषित किए गए हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया जाएगा। ठीक है, ये तो पता चल गया आपको कि कितना बजट है वो अलोकेट किया गया, मतलब आवंटित किया गया। पहली चीज समझ में आ गई। अब कुछ फैक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या फैक्ट है? तो सबसे पहले भारत में जीडीपी का कितना परसेंटेज है वो स्वास्थ्य क्षेत्र पे खर्च किया जाता है। जैसे हमारे देश की जीडीपी कितने, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये मान लो, तो 100 रुपये में से कितने रुपए हैं वो स्वास्थ्य पे खर्च किए जाते हैं। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र पे कुछ लिख रहे हो, मेंस में कुछ लिख रहे हो, तो आपको ये फैक्ट याद रखना जरूरी है कि हमारे देश में स्वास्थ्य पर इतने रुपए वो खर्च किए जाते हैं। तो कितने रुपए स्वास्थ्य पे खर्च किए जाते हैं? हमारे देश में जीडीपी का कितना परसेंट? 1.9% है वो जीडीपी पे खर्च किया जाता है। किस पे? स्वास्थ्य के क्षेत्र पे खर्च किया जाता है। जीडीपी का 1.9% है वो स्वास्थ्य पे खर्च किया जाता है। हमारा टारगेट है, जैसे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी थी 2017 की राष्ट्रीय नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 थी। इसमें हमारा टारगेट था कि हम जीडीपी का कितना परसेंट, जीडीपी का इस जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी इसके तहत हमें हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र पे कितने रुपए खर्च करने थे? 2.5% है वो हमें खर्च करने थे। हमारी जीडीपी है उसके 2.5%, जैसे जीडीपी 100 रुपये है तो उसका 2.5% है वो हमें किस पे खर्च करना है? वो खर्च करना है हेल्थ सेक्टर पे। ये हमारा टारगेट था 2017 का नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत। लेकिन अभी हम कितना खर्च कर रहे हैं? अभी 1.97% अभी वो खर्च कर रहे हैं। पहले 1.9% था, जो कि अब बढ़ के 1.97% हो गया, जो कि हमारा एक्चुअल टारगेट था 2.5%, इससे काफ़ी कम है। तो ये एक शर्म की बात है, क्योंकि इंटरनेशनली जो खर्च किया जाता है ना वो भी औसत 2% किया जाता है, तो हम इंटरनेशनल जो खर्च किया जाता है उससे भी काफ़ी कम है। ठीक है, चाइना, यूएस के जैसे देश है वो तो 8-8%, 6-6% इस पर खर्च करते हैं, हम 2% भी अभी नहीं खर्च कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी शर्म की बात है। तो हमारी टारगेट है उससे काफ़ी पीछे है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको कुछ लिखना हो, ठीक है, मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तब आप ये लिख सकते हो कि जैसे हमारा टारगेट है कि देश में कितने परसेंट खर्च करने का टारगेट है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत हमें 2.5% रुपये खर्च करने की आवश्यकता है, जबकि अभी हम खर्च कर रहे हैं 1.9%। एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रहे
तो हमारा टारगेट है 2.2 से ऊपर % खर्च करने का, जबकि हम खर्च कितना कर रहे हैं, 1% ही कर पा रहे हैं, या 1 से 1.5% के बीच में। तो आप ऐसे एग्जैक्ट आंकड़े याद न रहे तो इस प्रकार से भी आप डेटा यूज कर सकते हो या डेटा का यूज़ कर सकते हो। अब इसकी बात हो गई कि कितना हम खर्च करते हैं। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड पर टैक्स के बारे में। अभी अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या होते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड ये क्या होते हैं, उस पर टैक्स की बात होती है, ये क्या बात कर रहे हैं। बात करें अल्ट्रा प्रोसेस फूड की, तो हमने कल परसों डिस्कस किया था अल्ट्रा प्रोसेस फूड के बारे में। वो इस प्रकार के फूड होते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि आलू मान लो, आलू को प्रोसेसिंग किया जाएगा, अलग अलग फैक्ट्रीज में से गुजारा जाएगा और वो क्या बन जाएगा, चिप्स बना जाएगा। तो ये क्या होगा, ये प्रोसेसिंग हो गई, तो आलू की प्रोसेसिंग हो गई, चिप्स बन गई, तो इसे क्या कहा जाता है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड कहा जाता है। उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग की जाती है। अब ये चिप्स खाओगे, ये काफ़ी हानिकारक होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल वगैरह होते हैं, काफ़ी ऑयली होती है, तो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। क्या क्या हेल्थ डिसीज़ होते हैं, मोटापा, ओबेसिटी इससे होती है, मधुमेह, डायबिटीज़ इससे होती है, ठीक है, और भी कई सारी बीमारियाँ जैसे कि हार्ट की डिजीज़ इससे होते हैं, कैंसर की बीमारियाँ इससे होती हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो ये जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड होते हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, तो इस पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड पे टैक्स लागू किया जा रहा है। अब इस पे टैक्स लगाने से क्या होगा, इस पे टैक्स लगाने से अल्ट्रा प्रोसेस फूड है वो महंगे हो जाएंगे, महंगे होंगे तो उनका जो लोग हैं वो यूज़ कम करेंगे, उसका मतलब उत्पादन उपयोग कम करेंगे, कंज्यूम कम करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इसके कुछ आप इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी देख सकते हो। मतलब अगर आपको कोई आंसर लिखना है, ठीक है, तो अगर आपके पास में कोई इंटरनेशनल एग्जाम्पल हो, जैसे कि हमें भारत में है ये सारी चीज़ें बैन कर देनी चाहिए, जैसे कसिनो बैन कर देना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ बैन से रिलेटेड लिखना हो, या कुछ नए प्रयोग से रिलेटेड लिखना हो, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट के बारे में ऐसी कुछ भी चीज़ लिखनी हो, तो आप इंटरनेशनली एग्जाम्पल दे सकते हो। अब इंटरनेशनली एग्जाम्पल का फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा यही होगा कि आप है ना अपने जो आंसर लिख रहे हो तो उसका एक वैलिडेट दे सकते हो कि यूएस में इस प्रकार का काम किया गया है जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, ब्रिटेन में इस प्रकार का काम किया गया है जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो आप जो भी आपका आंसर है उसको जस्टिफाई कर सकते हो, इसलिए भी ये एग्जाम्पल ज़रूरी हो जाते हैं। तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि डेनमार्क है, ठीक है, साथ ही साथ में मैक्सिको है, डेनमार्क, मैक्सिको, और कौन सा देश है, और ब्राज़ील है। इन देशों ने भी ये जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है वहाँ पर उनको बैन कर दिया है। डेनमार्क ने कुछ चीज़ें बैन करी है, मैक्सिको ने, ब्राज़ील है, कनाडा है, फ्रांस है, इन सब देशों ने भी वहाँ पर इन सब को बैन कर दिया है या फिर टैक्स को बढ़ा दिया है। इस वजह से इसकी जो इस्तेमाल था उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है, ठीक है। तो ये जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड के बारे में हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, ये सारे एग्जाम्पल है, मैक्सिको, डेनमार्क, ये सारे एग्जाम्पल है, तो ये सारे एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैंसर के लिए देश में क्या काम किया गया है। ये जो बजट है 2025-26 का जो बजट है, इसमें कैंसर के लिए क्या काम किया गया। तो बात करें कैंसर की, इसके लिए क्या क्या काम किया गया। सबसे पहले बात किया गया कैंसर के लिए काम किया गया, क्या किया गया, 200 नए डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाए, कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो 200 नए डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पहला काम ये किया जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं 2025-26 के बजट के बारे में, 2025-26 के बजट उसमें पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या काम किया गया है उसके बारे में देख रहे हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने अलग अलग चीज़ें की, कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम कितना अभी वो GDP खर्च कर रहे हैं इस पर, वो चीज़ हमने देखी थी, ठीक है। फिर क्या क्या चीज़ें हम लेके आए हैं, तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड के बारे में बात करी थी, इस पर क्या करना चाहिए, क्यों इस पर टैक्स लेके आना चाहिए, वो बात करी थी। अब हम बात कर रहे हैं कैंसर के लिए इस बजट में क्या काम किया गया, ठीक है, कैंसर को कम करने के लिए, इसकी देखभाल के लिए गवर्नमेंट ने क्या कोशिश करी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, 200 नए डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अभी डे केयर सेंटर होते क्या है, डे केयर सेंटर इस प्रकार के होते हैं, एक बार दूसरी पेन ले लेता हूँ। डे केयर सेंटर में इसलिए होते हैं, एक ICU होता है, वहाँ पर आपको रात भर रुकने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वापस नहीं आना, 2-4 दिन एडमिट होना पड़ता है। पर ये जो डे केयर सेंटर होता है वहाँ पर जाओ, दिन में इलाज कराओ और वापस आ जाओ, रात को रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार के 200 नए डे केयर सेंटर स्थापित करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ में 750 जिले, वैसे एग्जैक्ट आंकड़ा तो अलग है, 759 है, बट आपको इतना याद नहीं रहेगा, तो आप याद रखना 700 प्लस है वो कैंसर सेंटर है वो जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। मतलब 750 जिले हैं, वहाँ पर 200 नए ये डे केयर सेंटर है वो स्थापित किए जा रहे हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक तो गाँवों के आसपास देखभाल हो जाएगी, ये गाँवों के आसपास स्थापित किए जा रहे हैं, तो गाँवों के आसपास की देखभाल हो जाएगी। और जो बर्डन है ना,
जो मल्टी से सिटीज़ है, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ है, वहाँ पर बर्डन है, महानगर हैं, उन पे जो बोझ पड़ रहा है उस बोझ को भी कम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि ये देख लो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बात करी गई है कि ये डे केयर सेंटर स्थापित किए जाते हैं, इतने जिलों में स्थापित किए जाएंगे, महत्व क्या होगा, बर्डन कम हो जाएगा और अस्पतालों पर जो बोझ है वो कम हो जाएगा। ये बेनिफिट देखने को मिलता है। फिर चैलेंजेस क्या है, तो सिंपल से चैलेंजेस है वही है कि हमारे पास में रिसर्चर्स की कमी है, विशेषज्ञ जो होते हैं ना, विशेषज्ञों की कमी, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी कमी देखने को मिलती है हमारे देश में। उसके बाद में दूसरी कमी क्या लिख सकते हो कि रेडियोथेरेपी होती है ना, कैंसर को ठीक करने के लिए रेडियोथेरेपी होती है, तो ये रेडियोथेरेपी के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, हमारे देश में इसकी उपचार की व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ में जो जिला अस्पताल वगैरह होते हैं ना, उस पर लोग हैं वो ट्रस्ट काम करते हैं। जिला अस्पताल जब वहाँ पे आप जाओगे इलाज करवाने, तो लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि नहीं यार यहाँ पे इलाज होगा कि नहीं होगा, तो लोगों को विश्वास बहुत कम होता है। और जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षित लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, वो भी यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण वाले लोग नहीं देखने को मिलते। तो ये भी एक प्रकार का चैलेंज देखने को मिलता है। तो ये क्या क्या चैलेंज देखने को मिलता है कैंसर के सेक्टर, इस सब के बारे में बात कर लिया। उसके बाद में हम बात करेंगे जीवन रक्षक दवाओं के बारे में, मतलब लाइफ जो सेविंग ड्रग्स होते हैं उन पर कुछ टैक्स में छूट दी गई, उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स पर छूट दी गई है, ये क्या है, क्यों छूट दी गई, क्या बात है। तो बात करें लाइफ सेविंग ड्रग्स होते क्या है। लाइफ सेविंग ड्रग्स इस प्रकार के ड्रग्स होते हैं जिससे क्या होता है, हमारी लाइफ को सेव करने में काम किया जाता है। लाइफ को सेव कैसे किया जाता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं वो आपके ज़िंदगी के लिए, जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो अगर वो महंगे होंगे तो लाइफ को बचा नहीं जाएगा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर जो टैक्स वगैरह ड्यूटी वगैरह लगती है उसे कम कर दिया, मतलब सीमा शुल्क जो लगता था ये सीमा शुल्क कम हो गया। सीमा शुल्क कम होने से क्या फ़ायदा होगा, अब ये दवाई है वो सस्ती हो गई, सस्ती होने से आम पब्लिक भी इसे खरीद पाएगी। तो ये किया कोशिश की गई है, जीवन रक्षक दवाओं के बारे में इसमें छूट दी गई है जिससे अब ये सस्ती हो जाएगी, आम पब्लिक भी इसे खरीद पाएगी। तो ये इससे रिलेटेड काम किया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं गीग वर्कर के बारे में। हम 2-3 दिन से डिस्कस कर ही रहे हैं गीग वर्कर होते क्या है। तो जो गीग वर्कर के बारे में हमने बात ही किया था, जो डायरेक्ट किसी फर्म से जुड़े हुए नहीं होते हैं, किसी से जुड़े हुए नहीं हैं, जो अनौपचारिक रूप से काम करते हैं। तो ये इनको जो हेल्थ बेनिफिट वगैरह होते हैं वो कंपनियों के द्वारा नहीं दिए जाते क्योंकि ये अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं। ठीक है, रोजगार भी बहुत ज़्यादा जनरेट किया जाता है गीग इकोनॉमी के द्वारा, बट इनको कोई हेल्थ बेनिफिट वगैरह नहीं दी जाती, कोई भी सोशल सिक्योरिटी होती है, जो सामाजिक सुरक्षा जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह है, वो सारे इनको नहीं दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आयुष्मान भारत स्कीम, एक है आयुष्मान भारत योजना। ये जो आयुष्मान भारत योजना है इसके तहत गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 करोड़ गीग वर्कर को इससे जोड़ा गया है और उनको फ्री में हेल्थ जो प्रोवाइड की जाएगी, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज है इनको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। तो गीग वर्कर के लिए भी इससे जो बजट है इसमें काम किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ में ई-श्रम पोर्टल है उसके माध्यम से इसे जोड़ा भी जाएगा। फिर अब बात कर लेते हैं अवसंरचना की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो हेल्थ के सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता ही होगा ना, ठीक है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने काम किया। क्या काम किया है, तो हमारा जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम है ना, ये आयुष्मान भारत योजना, ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है। इसके तहत गवर्नमेंट ने क्या किया, 42 करोड़ 42 करोड़ रुपए हैं वो इसके लिए आवंटित किए गए, अलोकेट किए गए हैं कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अवसंरचना है, बिल्डिंग बनाना है, हॉस्पिटल बनाने हैं, सुविधा अच्छी होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, उस पर खर्च किए जाएंगे। 3 लाख से ज़्यादा जो प्रशिक्षित क्या होता है, जिसको अच्छी सी ट्रेनिंग मिली गई है, तो नर्सिंग स्टाफ हो वो काफ़ी ट्रेनिंग लिया हुआ, काफ़ी नॉलेजेबल हो, तो उनको भी अपनाने की बात करेगी, उनको ट्रेन करने की बात करेगी है जो इसके अंतर्गत की गई है। उसके बाद में बात करते हैं महिला एवं बाल स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या काम किया गया है। तो महिला व स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया, मातृवंदना योजना है इसका विस्तार किया गया है, बाल जो पोषण टीकाकरण अभियान है इसका भी विस्तार किया गया है। तो ये महिला एवं बाल विकास से रिलेटेड काम किया गया है। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड क्या काम किया गया है, तो PLI स्कीम है, एक प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है। प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम क्या होती है, कोई भी कंपनी है तो वो कुछ प्रोडक्ट करती है, मतलब उत्पादित करती है, कोई भी चीज़ बनाएगी ना तो उसको वहाँ पे बेनिफिट दिए जाते हैं, कोई चीज़ को बनाने के लिए बेनिफिट दिए जाते हैं, उसे कहा जाता है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्कीम के लिए 2400 करोड़ रुपए वो आवंटित किए गए हैं कि आप है ना फार्मास्यूटिकल है उसमें निर्माण करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए आप हेल्प करो, तो इसके लिए भी अलोकेट किए गए हैं।
फिर मानसिक स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन के लिए भी काम किया गया है। राष्ट्रीय मानसिक जो स्वास्थ्य कार्यक्रम आवंटित किए गए हैं, इसके लिए अलग से फंड भी बनाया गया है, तो ये इसके लिए भी काम किया गया है। ठीक है, फिर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हेल्थ जो टूरिज्म होता है, पाकिस्तान से कई सारे देश हैं, आसपास के जो देश है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के देश है, वहाँ से भारत में जो टेलीमेडिसिन होता है, मतलब मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ की दवाइयाँ बहुत महंगी है, भारत में दवाइयाँ सस्ती देखने को मिलते हैं, तो इसलिए वो इलाज करवाने के लिए भारत आते हैं। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आई है, हील इंडिया स्कीम। अभी हील इंडिया स्कीम के तहत जो वीज़ा प्रोसेस है उसे काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दिया जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए, अपनी हेल्थ के लिए भारत में आना है, तो इस प्रोसेस को आप ईजी कर दो, और उसके लिए गवर्नमेंट है वो हील इंडिया स्कीम लेके आई है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि हील इंडिया स्कीम किससे संबंधित है, तो वो चिकित्सा पर्यटन यानी कि मेडिकल टूरिज्म से रिलेटेड है, जो कि बजट 2024-25 में गवर्नमेंट के द्वारा घोषित की गई है। ठीक है, इसमें वीज़ा प्रोसेस है उसे ईजी कर दिया जाएगा। उसके बाद में कंक्लूजन यही है कि इन सब सेक्टर पे कोशिश की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और कुछ और सुविधाओं को अगर सही कर दें तो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ये पूरा हमारा आर्टिकल इससे रिलेटेड था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, नागरिकता के लिए कानूनी प्रणालियों के बारे में। तो ये हमारा आर्टिकल होने वाला है सिटीजनशिप से रिलेटेड, नागरिकता के बारे में, नागरिकता। इस आर्टिकल को हम काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे। क्यों ध्यान से पढ़ेंगे? बिकॉज की ये हमारे एक तो पॉलिटी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे जो नागरिकता का चैप्टर है उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही साथ में प्रीलिम में इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, और इसमें लोगों को कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसको आसानी से पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि ज़्यादा जो भी कन्फ्यूजन है वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि बजट तो है वो एक टेम्परेरी है, उसको एक बार पढ़ लोगे तो ठीक है, वो कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। नहीं भी पढ़ोगे तो इतना नहीं है कि मर ही जाओगे, बट ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। तो बात करते हैं नागरिकता के बारे में। सबसे पहले ये अभी ये चर्चा में क्यों आई है, ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इस वजह से है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप जी, वो पागल अंकल है ना, उन ट्रंप अंकल ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति है वो अमेरिका का नागरिक तभी माने जाएगा जब उसके माता पिता है वो अमेरिका के नागरिक हो और उसके पास में ग्रीन कार्ड हो। अमेरिका में कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है, उसके माता पिता अमेरिकी होना जरूरी है, और उन दोनों के पास में अमेरिका का ग्रीन कार्ड होगा, तभी वो व्यक्ति है अमेरिका का नागरिक माना जाएगा। इस प्रकार की जो अमेरिका के ट्रंप ने बात करी है, इस वजह से ये चर्चा में आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं नागरिकता होता क्या है, नागरिकता का मतलब क्या है। ठीक है, इसके परिचय के बारे में बात करते हैं। परिचय या इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। नागरिकता असल में होती क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखो, वैसे कोई नागरिकता की डेफिनेशन तो एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है, बट कुछ टर्म में अगर बात की जाए तो नागरिकता एक कानूनी स्थिति है, एक लीगल स्थिति है। ठीक है, लीगल स्थिति, इसका मतलब ये होता है इसमें राज्य मतलब स्टेट वाला राज्य नहीं, पूरे देश के बारे में बात करते हैं। पूरा देश में जो भी चीज़ें आती है वो राज्य के अंतर्गत आती है। तो राज्य प्लस जो व्यक्ति होता है उसके बीच में संबंध बताती है। तो राज्य प्लस व्यक्ति के बीच में, स्टेट प्लस इंडिविजुअल के बीच में ये रिलेशन के बारे में बात करती है। ठीक है, इन दोनों का जो रिलेशन है उसके बारे में जो बात करती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप मतलब सिटीजन के बारे में बात करें, नागरिकता होती क्या है, तो नागरिकता एक राज्य और जो स्टेट और जो इंडिविजुअल है, राज्य और जो व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, इन संबंध का जो लीगल स्टेटस है ना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नागरिकता। पहले तो नागरिकता के इतना सिंपल सी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, तो कहीं पे भी आंसर राइटिंग में लिखना होगा नागरिकता क्या है। तो नागरिकता है राज्य और जो व्यक्ति है उन दोनों के बीच में संबंध है, उसका जो लीगल स्थिति है, जो वैधानिक स्टेटस है, वो क्या कहलाएगा? वो नागरिकता कहलाएगा। ठीक है, सिटीजनशिप अ लीगल स्टेटस दैट डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक लीगल राइट एंड ड्यूटीज। तो ये लीगल राइट और ड्यूटीज के बारे में बात करता है कि व्यक्ति के लीगल राइट क्या होंगे, उसकी ड्यूटी क्या होगा, इसके बारे में बात की जाता है नागरिकता के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान में नागरिकता नाम का जो शब्द है वो नहीं है। हमारे संविधान में कहीं पे भी नागरिकता को डिफाइन नहीं किया गया कि नागरिकता दरअसल होगी क्या, ये टर्मिनोलॉजी क्या है, इसके बारे में कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि क्या संविधान में कहीं पे भी नागरिकता शब्द को डिफाइन किया गया है? नहीं, डिफाइन नहीं किया गया। नागरिकता को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। सिटीजनशिप को कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, सिटीजनशिप परिभाषित, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर लिए तो गलत चीज़ होगी ना, कोई बात नहीं। तो यही चीज़ करिए, नागरिक तक परिभाषा लिखी गई यहाँ पे, और ये नागरिक शब्द के बारे में संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। नागरिकता आमतौर पर
जो राष्ट्रीयता होती है, नागरिकता मतलब सिटीजनशिप होती है, और नेशनलिटी मतलब होती है राष्ट्रीयता। हालांकि आप डीप में जाओगे तो इन दोनों में भी डिफरेंस है। राष्ट्रीयता वो किसी देश का भी हो सकता है, नागरिक के लिए लीगल स्टेटस होना जरूरी है, तो वो चीज़ अलग हो जाएगी। पर सिंपल शब्दों में आप समझोगे तो नागरिकता है वो राष्ट्रीयता से पर्यायवाची के रूप में यूज की जा सकती है कि भाई ठीक है, बट डिटेल में जाओगे तो वो चीज़ें अलग हो जाती है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कानूनी सिद्धांत के बारे में। लीगल प्रिंसिपल क्या है? लीगल प्रिंसिपल किसके बारे में? लीगल प्रिंसिपल मतलब कानूनी सिद्धांत। कानूनी सिद्धांत क्या है? नागरिकता के बारे में। जो नागरिकता के बारे में बार बार बात करते हैं, इसके लिए कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो कानूनी प्रावधान के बारे में बात करें नागरिकता की, तो दो आप टर्म याद रखना। एक होता है जस, ये जस JUS, जस सोली। जस सोली कहाँ का वर्ड है? ये लैटिन वर्ड है, जस सोली। और दूसरा टर्म याद रखना, एक तो जस सोली हो गया, दूसरा टर्म होता है जस सैंग्विन। जस ये सैंगजुनिस, जस सैंगजुनिस और जस सोली। जस सोली का मतलब होता है बाय बर्थ। ये लैटिन वर्ड भी याद रखना, ये इसका मतलब होता है बाय बर्थ या राइट टू सॉइल। सोइल का मतलब तो सॉइल, और ये रिलेट करता है बर्थ से, जन्म से। और ये जो सैंग्विन है ये किससे मतलब होता है? ये होता है डिकेट से, वो माता पिता जो होता है ना उसके आधार पर ब्लड के बारे में बात करता है। ये राइट टू ब्लड, जो खून होता है उसके बारे में बात करता है। तो अब ये दोनों कॉन्सेप्ट है क्या, इसका मतलब क्या है? तो जब हम बात करते हैं जस सोली के बारे में, तो ये कॉन्सेप्ट दोनों हैं नागरिकता से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए? नागरिकता से जुड़े हुए हैं। अब इनका मतलब क्या होता है? मतलब आप सिंपल भाषा में ये समझो, जस्ट सोली मतलब ये सॉइल के बारे में बात करता है। सॉइल मतलब बर्थ के बारे में बात करता है। बर्थ मतलब किसी व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में जन्मा हूँ तो मैं इंडिया का नागरिक हो जाऊँगा। अगर हमारे देश में जस्ट सोली का कॉन्सेप्ट चल रहा होता और मेरा जन्म इंडिया में हुआ है, मेरे माता पिता चाहे कहीं के भी हो, मेरा जन्म अगर इंडिया में हुआ तो मैं इंडिया के नागरिक माना जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ देश है जैसे कि कनाडा है, मैक्सिको है। इन देशों में क्या होता है? इन देशों में अगर कोई व्यक्ति है वो जन्म ले रहा है, उसके माता पिता चाहे किसी की भी देश के हैं, लेकिन अगर उसी व्यक्ति का जन्म है, मैं कनाडा हूँ, मेरे माता पिता इंडिया का है, मेरा कनाडा में जन्म हो गया, तो वो मैं कनाडा का नागरिक माना जाऊँगा। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो चलता है जस्ट सोली का चलता है। जस्ट सोली मतलब सॉइल का कॉन्सेप्ट है, और सॉइल मतलब होता है बर्थ। अब ये आपको थोड़ा कन्फ्यूज कर रहा होगा, तो ये एक लैटिन वर्ड है जस्ट सोली। सोली का मतलब होता है सॉइल। सॉइल मतलब वो व्यक्ति उस धरती में जन्मा है। सॉइल मतलब मिट्टी होती, उस मिट्टी में व्यक्ति वो जन्मा है, तो उस मिट्टी में अगर वो जन्मा है तो वो वहाँ का नागरिक हो जाएगा। तो कनाडा वगैरह कुछ देश है ना, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म वहीं पे हो रहा है, चाहे वो कहीं की भी, उसके माता पिता कहीं की भी हो, लेकिन उस व्यक्ति का अगर जन्म वहाँ हो रहा है तो उस देश का नागरिक माना जाएगा। दूसरा इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जस्ट सैंग्विन वाला, ये ब्लड के बारे में बात करता है, यानी कि उसके जो माता पिता है वो कहाँ के हैं। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता है, जैसे मैं हूँ, मेरे माता पिता इंडिया के हैं, मेरा जन्म इंडिया में हुआ है, तो मैं इंडिया का नागरिक हो जाऊँगा। अगर ऐसा नहीं हो कि मेरे माता पिता हैं वो अमेरिका के हैं, मेरा जन्म इंडिया में होता है, तो क्या मैं इंडिया का नागरिक माना जाऊँगा? तो नहीं माना जाऊँगा, क्योंकि भाई जन्म होने से क्या होता है, मैं तो, मेरे माता पिता नॉर्मली यहाँ पे आ गए तो फिर मेरा जन्म हो गया, इसका मतलब इंडिया का नागरिक हो जाऊँगा? नहीं, इंडिया में जस्ट सॉइल वाला का ये कॉन्सेप्ट चलता है। कौन सा चलता है? ये सैंग्विन वाला। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। इंडिया में अगर व्यक्ति का जन्म भारत में होता है, उसके लिए उसके माता पिता भी यहाँ के होने जरूरी है, तभी जाके वो नागरिक माना जाएगा भारत का। ये कहीं पे भी आपको इसके तो वो भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि जब आप पढ़ोगे ना कि एक, अब हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तब आप देखोगे कि अगर भारत में एक डेडलाइन दी गई थी, इससे पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो उस टाइम में ये सोली वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा। हम अभी आगे देखने वाले सोली वाला कॉन्सेप्ट भारत में लागू कब होगा, लेकिन अभी आपको ये दोनों टर्म समझ में आ गए होंगे कि सोली का मतलब क्या होता है, जस सोली का मतलब क्या होता है, जस सोली का मतलब होता है, सोली को ले लो सॉइल, और सॉइल का मतलब होता है बर्थ। ठीक है, सोली का मतलब होता है बर्थ। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जस्ट सैंग्विन वाला, सैंग्विन को ले लो, ये जुड़ा हुआ ब्लड से। ब्लड मतलब माता पिता, ये माता पिता से जुड़ा हुआ है। अगर माता पिता भारत के हैं तो भी भारतीय नागरिक माना जाओगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए, बाद में इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो ये जो सैंग्विन वाला कॉन्सेप्ट है वो कौन कौन अपनाता है? ये भारत है, जर्मनी है, जो स्पेन है, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। बात करें यूएसए की, क्योंकि यूएसए में अभी हम बात यूएसए की कर रहे थे, तभी तो हमारा ये टॉपिक है वो चर्चा में आया था।
तो अमेरिका में कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है? अमेरिका में जस सोली वाला कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब सॉइल वाला कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब बर्थ वाला कॉन्सेप्ट चलता है। अब बर्थ वाला कॉन्सेप्ट इसका मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति उसका जन्म है अमेरिका में हो रहा है, इसका मतलब वो अमेरिका का नागरिक माना जाएगा। इसके लिए अमेरिका में 14th सिटीजनशिप जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो 1868 में किया गया था। अमेरिका में 1868 में एक संविधान संशोधन किया गया था। इसमें कहा गया था अगर किसी व्यक्ति का जन्म है वो अमेरिका में हो रहा है तो वो अमेरिका का नागरिक माना जाएगा। इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया गया था। उसके बाद में अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इस बात को एग्री किया था कि इससे पहले कोई व्यक्ति बाद में अमेरिका में जन्मा है तो अमेरिका का नागरिक माना जाएगा, क्योंकि अमेरिका में जस सोली का कॉन्सेप्ट माना जाता है। अभी ट्रंप है इसको तोड़ने में, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको तोड़ने में, जो भारत वाला कॉन्सेप्ट है उसे मानने में, क्योंकि ऐसे तो सारे अमेरिका के नागरिक बन जाएंगे, इसलिए ट्रंप है वो इसके खिलाफ है। ठीक है, ये जस्ट सोली वाला है। राइट टू सॉइल, जन्म के स्थान पे अगर नागरिकता की दी जाती है, जन्मा हुआ माता पिता कहीं के भी हो, नागरिक माना जाएगा। कहाँ पर ये अपनाई जाती है? कनाडा, ब्राजील वगैरह में ये अपनाई जाती है। दूसरा है जस्ट सैंग्विन, ये राइट टू ब्लड के बारे में बात करता है, और ये मिस्र, जर्मनी वगैरह में ये कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है। अमेरिका में नागरिकता कैसी? जस्ट सोली के कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है। ये सारी बात हमने करी थी। अब हम बात करते हैं भारत में नागरिकता के बारे में। भारत में अभी हमने देखा था, अब कॉन्सेप्ट कौन सा अपनाया जाता है भारत में। भारत में जस्ट सॉइल का कहाँ का अपनाया जाता है? एक हमने बात करी थी जस्ट सोली, और दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा था? जस्ट सैंग्विन वाला, जस्ट है। ठीक है, तो ये सोली वाला कॉन्सेप्ट है, जो बर्थ वाला कॉन्सेप्ट है, ये भारत में कहाँ यूज किया जाता है? तो हमारे नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, इस जो अधिनियम है ना, इसके अंतर्गत कुछ डेडलाइन दी गई है। अब ये डेडलाइन क्या क्या है? एक डेडलाइन ये याद रखना, ये सारी जो डेट है वो याद रखना, डेट कंफ्यूज करेगी। इस सिटीजनशिप में बहुत सारी डेटें आएगी, तो पहली डेट याद रखना, ये कौन सी डेट है? नागरिकता अधिनियम के तहत डेट आ रही है, तो डेट का ये डेट याद रखना। कौन सी डेट है? 1987, 1987 से पहले जन्मा व्यक्ति। 1955, यहाँ पे डेट को याद रखो। हम बात कर रहे हैं नागरिकता अधिनियम के तहत, नागरिकता अधिनियम उसके तहत डेट के बारे में बात करें। कौन कौन सी डेट है? पहली है 1955 टू 1987, 1955 टू 1987, इसके बीच में कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है। ठीक है, इन दोनों डेट के बीच में अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो वो कहाँ का व्यक्ति माना जाएगा? वो भारत का व्यक्ति माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। भारत का नागरिक माना जाएगा। क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक। क्यों माना जाएगा? क्योंकि हम यहाँ पे जस्ट सोली का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, मतलब बर्थ के आधार पे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम में माता पिता वाला इतना वो सीन था नहीं कि माता पिता कहाँ के, वो भारत के नागरिक होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये नहीं था। इस वजह से हमने ये कॉन्सेप्ट यूज करा जस्ट सोली वाला। अगर कोई व्यक्ति है 1955, ठीक है, और 1987, 1955 और 1987 के बीच में जन्मा है और उसका जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है, तो भारत का नागरिक माना जाएगा, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहली डेट याद रहेगी 55 से 87 के बीच में, और ये 1955 का नागरिकता अधिनियम है उसके तहत डेट चल रही है। दूसरी डेट ये भी इसी अधिनियम के तहत, बाद में जो कानून होते हैं, जो अनुच्छेद है उसके तहत भी डेट आएगी, तो वो बाद में देखना, अभी तो इसके बारे में याद रखना। दूसरा है 1987, 1987 से 2004 के बीच में, 1987 और 2004 के बीच में अगर कोई व्यक्ति है वो भारत में जन्मता है तो वहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाया जाएगा? जस्ट सैंग्विन वाला, वो जो था ना, माता पिता भारत के होने चाहिए, सैंग्विनिस होता है, वो कॉन्सेप्ट अपनाया जाएगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें माता पिता में से किसी एक का भारत होना जरूरी है, माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। 1987 और 2004 के बीच में अगर कोई व्यक्ति जन्मा है तो उसके माता पिता में से किसी एक का भारत का होना जरूरी है। अगर भारत का वो नहीं है तो उसको वो चीज़ें नहीं मिलेगी। दो चीज़ें आपको ये याद रहेगी कि दो डेट है वो कंफर्म याद रख लेना, उसके बाद में कुछ और डेट आएगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं भारत में नागरिकता मिलेगी कैसे। अभी तो हमने कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी कि जस्ट सोली भारत में कब यूज़ होता है? जब 1955 और 1987 के बीच में कोई जन्म लेता है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। फिर 1987 और 2004 के बीच में कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? तो जस्ट सैंग्विन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। अभी इसके बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे कि भारत में नागरिकता कैसे ले सकती है, उसके लिए नियम क्या क्या है, नियमों के बारे में बात करेंगे।
कौन कौन से रूल बने हुए भारत में नागरिक बनने के लिए। अगर कोई व्यक्ति है उसको भारत का नागरिक बनना है तो उसके लिए क्या क्या नियम है, तो इसके लिए नियमों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नियम है जन्म के आधार पे, जन्म के आधार पे यानी बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय बर्थ। जन्म के आधार पे किसी को भारत का नागरिक बनना है तो कैसे बन सकता है, इसके लिए क्या है, इसके लिए कुछ फिर से डेट है। पहली डेट है 1987, 1 जुलाई, ये डेट याद रहे ना रहे, 1987 को तो याद रखना। 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे, इससे पहले जन्मे सारे व्यक्ति है वो भारत के बच्चे माने जाएंगे। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे सारे बच्चे हैं वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, चाहे उसके माता पिता कहीं के भी हो, कुछ भी हो। अगर उनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो वो इंडियन सिटीजनशिप माने जाएंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पहली डेट समझ में आ गई, 1 जुलाई 1987। दूसरी डेट है 1987 से कहाँ तक, 2003, 1987 से 2003 के बीच में अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो उसके माता पिता एक में से किसी एक का भारतीय जरूरी है, या तो माता भारतीय हो या पिता भारतीय हो, इसमें से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। 1987 तक जन्म है तो मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बीच में जन्मा 1987 से 2003 के बीच में जन्मा है तो किसी एक को भाई भारतीय बनाओ। अगर एक भारतीय नहीं है तो आप सिटीजनशिप नहीं बन सकते हो, भारत के सिटीजनशिप, जो भारत के सिटीजन नहीं बन सकते हो। अब एक का हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरी डेट। तीसरी डेट कौन सी है, 2004 के बाद को जन्मा है। 1987 से पहले मौज करो, टेंशन नहीं करनी। 87 और 3 के बीच में तो माता पिता में से किसी एक को भारतीय बना दो। 2004 के बाद जन्मा है तो उसके लिए क्या सीन है, उसके लिए सीन है माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। ठीक है, ये तो यहाँ पर भी था। ठीक है, माता पिता में से कोई भारतीय, अगर पिता भारतीय है तो माता इलीगल भारत में नहीं रहनी चाहिए, और माता भारतीय है तो पिता का इलीगल भारत में नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति है, उसकी माता है वो कहाँ से, यूएस से है, और पिता है वो इंडिया से है, तो माता यहाँ पे रहने आ गई है पर ये इलीगल रूप से रह रही है, तो इसका बच्चा है वो भारत का नागरिक नहीं बन पाएगा क्योंकि ये इलीगल रूप से रह रही है, अवैध प्रवासी है। अगर ये वैलिड रूप से रह रही है तो इसका बच्चा है वो भारतीय नागरिक बन सकता है। तो 3 डेट याद रखना, कौन कौन सी डेट याद रखनी है, 1987 से पहले भारतीय नागरिक है, इससे बाद 2003 के बीच में तो माता पिता में से किसी एक का, ठीक है, और 2004 के बाद में तो भी सेम माता पिता, बट किसी एक का इलीगल नहीं होना चाहिए, दोनों है वो लीगल होनी चाहिए। भारत में इलीगल कोई रह रहा है तो वो नहीं माना जाएगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया बर्थ के आधार पे। दूसरी पॉइंट आएगा वंशानुगत यानी कि डिसेंट, यानी कि वंशानुगत, वंश के आधार पर, वंशानुगत, पहला जन्म के आधार पे बर्थ, दूसरा है डिसेंट वंशानुगत के आधार पे। इसमें भी कुछ डेट आएगी, कौन सी है, पहली 1992, 1992, 1992 से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन रहा है, मतलब कोई भारत में जन्मा है तो उसके पिता भारतीय होने जरूरी है। अगर 1992, 1992 से कोई पहले भारत में जन्म रहा है तो उसके पिता अगर भारतीय हैं तो वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। और इससे बाद में ये जो डेट है 1992, इसके बाद में कोई भारत में जन्म ले रहा है, पैदा हो रहा है, तो माता पिता में से किसी एक का होना जरूरी है। अगर इससे पहले है तो ओनली पिता का जरूरी है, और उसके बाद में ले रहा है तो माता पिता में से किसी एक का। तो ये तो इतना टफ नहीं है, बस दोनों को मान लो कि दोनों जगह दोनों चीज़ें कॉमन हो जाएगी। फिर आता है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, पंजीकरण करवाना, यानी कि भारत की गवर्नमेंट के पास में जाओगे, वहाँ पर जाके आप रजिस्टर करवाओगे कि मुझे भारत का नागरिक बनना है। ठीक है, इसे कहा जाता है रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के आधार पे कोई व्यक्ति भारतीय कैसे नागरिक बन सकता है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब भारतीय मूल का नागरिक है, अभी बाहर रह रहा है, अब उसको वापस भारत में नागरिक रहना है, तो उसके लिए क्या कर सकता है। तो अगर जो भारत का जो व्यक्ति है जो बाहर रह रहा है, अगर वो लगातार 7 वर्षों से भारत में रह रहा है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भारत का है लेकिन बाहर रह रहा था, अब वापस आए, उसको भारतीय नागरिक बनना है, तो उसे लगातार 7 वर्षों तक पहले तो भारत में रुकना होगा। लगातार 7 वर्षों तक वो बाहर नहीं जा सकता। ऐसे नहीं बोल सकता कि 1 महीने रुका फिर बाहर चला, नहीं, ऐसे नहीं, लगातार उसके 7 वर्ष तो भारत में रुकना होगा, तो वो भारत का नागरिक लेने के लिए रजिस्टर कर सकता है। साथ ही साथ में अगर कोई भारतीय नागरिक है, उसकी बीवी है वो किसी और देश की, मान लो कि भारत का नागरिक, उसकी बीवी है वो बांग्लादेश की है, श्रीलंका की है, जर्मनी की है, स्पेन की, कहीं की भी है, तो उसको भारतीय नागरिकता लेनी है तो उसको 7 साल तक भारत में रुकना पड़ेगा।
अगर कोई व्यक्ति जिसको रुकना है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का है, तो वो 7 साल तक रुके। किसी की बीवी है वो बाहर की है तो उसको 7 साल तक यहाँ रोको। भाई अगर बाहर शादी कर रहे हो फिर भारतीय नागरिक बनाना है तो उसको 7 साल तक यहीं रखना है, वापस नहीं भेजना है, पकड़ के रखो, वापस नहीं जानी चाहिए वो, नहीं तो भाग भी जाएगी, वापस भी नहीं आएगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति है जिसके माता पिता हैं वो भारत के हैं, ठीक है, और वो अब बाहर रहने लग गए हैं, तो उनका जो बच्चा है वो भारतीय बनना है। ठीक है। कोई माता पिता है, जैसे इंडिया रह रहे थे, मेरे पेरेंट्स जैसे इंडिया रहते थे, अब वो ब्रिटेन चले गए हैं, ब्रिटेन रहने लग गए, लेकिन मेरा जन्म हुआ है तो मैं 18 साल बाद में भारत में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ कि भाई मेरी इच्छा तो थी नहीं, मेरे पापा खुद ही खुद चले गए थे, बट मेरे को भारतीय नागरिक बनना है, तो अब आप मेरे को दे दो क्योंकि मैं मैच्योर हो गया हूँ, मेरी इच्छा है मैं भारत का नागरिक बनूँ, तो वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। चौथा पॉइंट है, 3 हमने देख लिए, चौथा है नेचुरलाइजेशन यानी कि प्राकृतिकरण। प्राकृतिकरण, अब ये प्राकृतिकरण क्या होता है, नेचुरलाइजेशन क्या होता है, इसके तहत आप प्राकृतिक रूप से भारत में रहो। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है, नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है आप प्राकृतिक रूप से रुको, नेचुरली रुको। कितने रुकना है, सबसे पहले टोटल 14 वर्ष है, उसमें से लगातार 11 वर्ष तक रुको। जैसे आप नागरिक रहना है तो 11 वर्ष तक तो लगातार रुकना है, फिर इसके बाद में 12 महीने और रुकना है। ये 12 महीने, 11 के बाद में 3 साल बचे ना, 3 साल में कभी भी रुक सकते हो। पहले तो 11 साल तो लगातार रुकना है, फिर 12 महीने रुकना, वो 3 साल में कभी भी, जैसे कि 11 साल खत्म हुए फिर 2 साल बाहर चले गए, फिर वापस 1 साल रुक जाओ, 11 साल खत्म हुए कंटिन्यू 12 साल कर लो, 11 साल खत्म हुए 1 साल बाहर की, फिर वापस आके रुक सकते हो। ऐसे 11 साल तो रेगुलर रुकना है, 1 साल बाद में कभी भी आप रुक सकते हो। तो उसके तहत भी आपको प्राकृतिकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन के तहत भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। फिर है क्षेत्र समावेशन। अब ये क्षेत्र समावेशन ये क्या होता है, जैसे भारत ने ये अपना सिक्किम है, इस पर अधिकरण किया, सिक्किम के लोग भारतीय बन गए। भारत ने गोवा पर कब्जा किया, गोवा कब्जा नहीं, तो भारत गोवा भारत का ही था, बट पोर्चुगीज उस पर राज कर रहे थे, तो भारत ने उसको भगाया, मार भगाया, फेंका उखाड़ के, और वहाँ के जो लोग थे वो भारतीय बन गए। तो अगर भारत आज पाकिस्तान पे अटैक करके पाकिस्तान पे कब्जा कर लेता है तो पाकिस्तानी है वो वैसे ही, मतलब समावेशन के तहत जो भी टेरिटरी होती है उसका इंक्लूजन करते हो तो वो भारतीय हो जाएगा। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट चलते हैं, सिटीजनशिप किस प्रकार से ली जा सकती है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, जन्म के आधार पर है, ठीक है। फिर वंशानुगत होते डिसेंट है, पंजीकरण तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर सिटीजन बन सकता है, फिर नेचुरलाइजेशन के आधार पर बन सकता है, फिर क्षेत्रीय समावेशन के आधार पर बन सकता है, ये सारी चीज़ें। अब हम एनआरसी और एनपीआर के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी चर्चा में रहता है, एनआरसी क्या होता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है और उस पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ बनी थी कि एनआरसी आ रहा देश में, देश के लोगों के लिए नुकसानदायक है। तो एनआरसी है नेशनल सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इसमें होता क्या है, इसमें भारत में जो वैध लोग हैं, वैध मतलब वैलिड रूप से जो भारत के हैं, जो इलीगल नहीं है, जो भारत के हैं, नागरिक है, सिटीजन है, उनकी एक सूची तैयार की जाती है। ऐसे लोग हैं जो भारतीय है, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। जो इलीगल रूप से रह रहे हैं उनको भारत से बाहर भगा दिया जाएगा। जैसे कि कई बांग्लादेशी है, कई पाकिस्तानी है, कई श्रीलंकन अभी भारत में रह रहे हैं, वो इलीगल रूप से रह रहे हैं, तो एनआरसी आएगी। तब जितने भी भारत के लोग हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी, उनके जो भी डेटा वगैरह उसके आधार पर लिस्ट तैयार की जाएगी। तो जो भारत के हैं वो तो रहेंगे, और जो इलीगल रूप से रह रहे हैं उनको भगा दिया जाएगा। ये होगा एनआरसी के अंतर्गत। भगाना नहीं भगाना गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन एनआरसी में ओनली यहीं के जो लोग हैं उनको रखा जाएगा। तो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर क्या है, जो भी भारत के नागरिक हैं उनके एक रजिस्टर बनाया जाएगा उनके लिए, और उस रजिस्टर में उनका नाम लिख दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो जो आपके स्कूल के स्टूडेंट है उसका नाम लिख दिया जाएगा, और बाहर के स्टूडेंट है उनको भगा दिया जाएगा। और सीएए क्या है, सीएए जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसमें, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अपना अफगानिस्तान है, यहाँ से जो प्रताड़ित होते हैं धर्म के आधार पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। किन किन को, बुद्ध है, जैन है, हिंदू है, ईसाई है, इन धर्मों को वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है, तो वो भारत में आके रह सकते हैं, उनको नागरिक बना दिया जाएगा। यहाँ पे मुस्लिम को बाहर छोड़ दिया गया है क्योंकि मुस्लिम वहाँ पे धार्मिक आधार पर प्रताड़ित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये सिटीजनशिप अलग है, एनआरसी अलग है। अब एक वर्ड होता है एनपीआर। एनआरसी तो हमने देख लिया, जो अभी आई नहीं, एनआरपी अभी भी, एनसीआर अभी भी ओनली असम में लागू है और कहीं भी एनआरसी नहीं आई है। एनपीआर क्या होता है, एनपीआर होता है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। इसमें क्या होता है, देश की जो जनसंख्या है उसके बारे में होता है।
जितने भी देश में निवासी है, मतलब इसमें वो अपना सिटीजन होना जरूरी नहीं, आप देश में रुक रहे हो, चाहे किसी भी देश के हो, भारत में रुक रहे हो, तो आपका वर्गीकरण इसके अंतर्गत दिया जाएगा। तो ये एनपीआर है। एनपीआर और एनआरसी में थोड़ा डिफरेंस है। फिर हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है? संविधान में अनुच्छेद 5 है। 5 क्या कहता है? जन्म के अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो भारत का नागरिक माना जाएगा, अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? 6 पाकिस्तान से कोई भारत में आया है तो भारत का नागरिक माना जाएगा, अलग इसके लिए डेट भी है, ठीक है। अनुच्छेद 7 क्या है? कहता है कि पहले पाकिस्तान गया लेकिन वहाँ पे थप्पड़ पड़ी तो वापस भारत आ गया तो वो भारत का नागरिक है, ये 7 कहता है। 8 क्या कहता है? कोई भी भारतीय नागरिक है वो बाहर रह रहा है तो उसके बारे में बात करता है 8 के आधार पे। 9 क्या कहता है? कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है। 10 क्या कहता है? 10 ये कहता है कि नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक समाप्त नहीं किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बाहर की नागरिकता ले लेगा तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और 11 क्या कहता है? इससे रिलेटेड जो भी ताकत है वो हमारी संसद के पास में, संसद नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकता है, ये 11 कहता है। समाप्त कैसे होगी नागरिकता? समाप्त होगी या तो आप त्याग कर सकते हो, छोड़ सकते हो, किसी और देश के में हम नागरिक बन जाओ तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, आप वहाँ की समाप्ति हो जाओगी, दूसरे देश के बनते ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और गवर्नमेंट भी छीन सकती है, अगर आप धोखाधड़ी करते हो, विश्वासघात करते हो, देश के साथ में धोखाधड़ी करते हो तो अभी आपकी नागरिकता गवर्नमेंट है वो छीन सकती है, ठीक है। सीए क्या था? ये 2019 में आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसके तहत 2014 से पहले जो सिख है, बौद्ध है, जैन, पारसी, ईसाई, ये जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रह रहे हैं, धार्मिक आधार पर उनको प्रताड़ित किया जाता है तो उनको वापस भारत बुलाया जाएगा और उनको नागरिक बनाया जाएगा। तो ये सीएए के लिए हो रहा है। विरोध क्यों हो रहा था? उनको लगा कि कुछ मुस्लिम के लिए खिलाफ है, उनको मतलब जो मुस्लिम है, भारतीय मुस्लिम, उनको लगाती है हमारे खिलाफ है। अमेरिका और भारत में नागरिकता में फ़र्क क्या है? अमेरिका में है ना ये कॉन्सेप्ट चलता है, अमेरिका में जस्ट सॉइल का कॉन्सेप्ट चलता है और भारत में सैंग्विन का कॉन्सेप्ट चलता है। यहाँ पे दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। मतलब अमेरिका का भी कोई नागरिक है वो सिटीजन माना जाएगा और अमेरिका का कोई राज्य है जैसे टेक्सास है तो वो भी सिटीजन माना जाएगा। तो 2 नागरिकता है। भारत में ऐसे ही नहीं कि भारत की अलग नागरिकता है, राजस्थान की अलग है, गुजरात की अलग, ऐसा नहीं है, एक भारत का ही नागरिक माना जाएगा। अमेरिका में डबल है, ठीक है। नागरिकता कैसे मिलेगी? जन्म के आधार पर भारत में नहीं मिलेगी, माता पिता के आधार पर मिलेगी, ठीक है। और अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलेगी। स्वेच्छा से छोड़ सकता है, अमेरिका भी स्वेच्छा से छोड़ी जा सकती है, ठीक है। ये अनुच्छेद के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है मखाना, जो ब्लैक डायमंड है उसके बारे में क्या कहता है? ये मखाना का जो आर्टिकल ये है कहता क्या है? तो जो मखाना का आर्टिकल है सबसे पहले चर्चा में इस वजह से है कि केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं इन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना के बारे में बात करी है कि हम बिहार में मखाना बोर्ड को बनाएंगे। मखाना को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है, आपने देखा होगा कैल्शियम वगैरह की जो कमी होती है उसमें मखाना को खाया जाता है, ठीक है। घी में ऐसे जो भी करके खाया जाता है तो काफ़ी अच्छा इसमें पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इसे ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। ऊपर ऊपर काले काले से थोड़ी पट्टी होती है, वैसे व्हाइट भी होती है, काली पट्टी होती है, इसलिए इसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है। तो इसके बारे में बात करिए कि इसका बोर्ड स्थापित किया जाएगा। फिर अब बात करें मखाना, मखाना होते क्या है? इसे फोक्स नट भी कहा जाता है। फोक्स नट क्या होते हैं? नट्स जो होते हैं ना, अखरोट वगैरह उस टाइप का ये होता है, फोक्स नट कहा जाता है। यूरिल जो फॉरेक्स होते हैं उसका सूखा हुआ एक प्रकार का बीज होता है। कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं, जो मीठे पानी की झीलें होती हैं, फ्रेश वाटर, वहाँ पर ये पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाता है? पहले ये बात कर लेते हैं पौधा कैसा होता है। इसका जो प्लांट होता है ये बैंगनी रंग का होता है, सफ़ेद फूल होते हैं। इसे काला हीरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें काली परतें होती है, इसलिए काला हीरा कहा जाता है। क्या क्या गुण होते हैं इसमें? पोषक तत्व अच्छे होते हैं, फेट कम होता है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है, प्रोटीन अच्छे होते हैं इसमें, साथ ही कैल्शियम भी अच्छा होता है। यूज क्या है इसकी? यूज बहुत ज़्यादा पारंपरिक यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, हेल्थ एंड वेलनेस में यूज होता है, स्नैक्स के रूप में ऐसे खा सकते हो सुबह सुबह नाश्ते के रूप में, तो ये सारे यूज है। और कहाँ कहाँ इसका जो प्रोडक्शन होता है, 90% जो भी हमारे मखाने हैं वो बिहार में बनते हैं। उसके बाद में कुछ और राज्य है जैसे पश्चिम बंगाल, असम वगैरह, वहाँ पर भी, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा वगैरह, यहाँ पे भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये जो मखाना है इसको जीआई टैग मिला था 2022 में। इसके बाद में ये काफ़ी फेमस भी है। तो जीआई टैग के बारे में आप सब जानते होंगे, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, ठीक है। अन्य देशों में कहाँ कहाँ होता है? नेपाल है, बांग्लादेश है, चीन है, कोरिया, यहाँ पर उगाया जाता है। खेती के लिए जलवायु के बारे में बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी फसल है उसकी किस प्रकार की जलवायु है, तो ये प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोई भी फसल वगैरह पढ़ रहे हो तो उसके बारे में जलवायु को पता होना चाहिए। तो बात करें मखानों के लिए, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया जो होते हैं ना, ट्रॉपिकल मतलब ये देख लो, ये अपनी 0 डिग्री है,
भूमध्य रेखा 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे, इन देशों में ये उगाया जाता है, इसके ऊपर नहीं। सर्दियों में वहाँ पे जो ठंडे देश है ना, अमेरिका वगैरह, वहाँ पे ये नहीं उगाया जाता है। और वाटर होना चाहिए जहाँ पे ये उगाया जाता है, उसके लिए 4 से 6 फीट गहरा पानी होना चाहिए, जो भी झील वगैरह होनी चाहिए। तापमान ये 25 से 35 डिग्री के बीच में होना चाहिए, मतलब 20 से 35, एग्जैक्ट याद ना रहे तो आप याद रखना कि 10% का गैप होता है और 20 से 30 के बीच का होता है, ठीक है। और आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी, ये इतना याद नहीं रहे तो भी चलेगा। बारिश जरूरी है, ये 100 से 250 डिग्री जो सेंटीमीटर है इतनी बारिश होनी चाहिए, तो रेनफॉल को याद रखना जरूरी है। एक तापमान को याद रखो, रेनफॉल को याद रखना, और क्लाइमेट कैसा होता है वो थोड़ी बहुत याद रखना, ठीक है। मखाना बोर्ड के बारे में बात करें तो 100 करोड़ रुपए देके इसकी स्थापना करी गई है। ये किसानों को ट्रेन करेगा, वित्तीय सहायता देगा, सरकारी योजना तक पहुंच करेगा, और जो प्रोसेसिंग होती है उन सारी चीज़ों को संभालेगा। ये मखाना बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। चुनौतियाँ क्या है बिहार में, इसका एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? एक्सपोर्ट इस वजह से है कि प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं है, उनको स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है, उत्पादकता कम है, लागत ज़्यादा आती है, इस वजह से एक्सपोर्ट किया नहीं जाता है। मखाना बोर्ड क्या काम करेगा? ये किसानों को ट्रेन देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, एमएसपी प्रोवाइड करेगा, ये सारी चीज़ें मखाना बोर्ड के द्वारा की जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल था इससे रिलेटेड। अब इससे जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल है एक जिला एक उत्पाद के बारे में। ये जो एक जिला एक उत्पाद प्रोडक्ट है, ये किसके द्वारा स्कीम शुरू करी गई है? ये खाद्य प्रशासन मंत्रालय के द्वारा, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, उनके द्वारा ये स्कीम शुरू की गई है। इसमें क्या होगा, प्रत्येक जो जिला है वहाँ की कुछ फेमस फसल होगी, वहाँ पे कुछ फेमस प्रोडक्ट होगा, उसको उठाया जाएगा और उसको डेवलप करने के बारे में बात की जाएगी, उसको किस प्रकार से एक फेमस बनाया जाए, इसके बारे में ये कोशिश की जा रही है। तो एक जिला एक उत्पाद प्रोडक्ट क्या है? एक जिला एक उत्पाद जो स्कीम है, इसके अंतर्गत किसी भी जिले, अलग अलग जिले हैं, उनकी किसी एक प्रोडक्ट को उठाया जाएगा और उसे फेमस करने की कोशिश की जाएगी। इससे क्या होगा? इससे रोजगार जनरेट होंगे, लोकल सपोर्ट मिलेगा बिजनेस को, और जिला की जो इकोनॉमी है उसमें भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। हर जिले में एक एक्सपोर्टर का हब के रूप में उभरेगा, क्योंकि उस जिले की अगर आप सपोर्ट करोगे, वहाँ के एक प्रोडक्ट को आगे बेचोगे, तो वो एक हब के रूप में उभरेगा। इससे स्थानीय जो निर्माता वगैरह उन सबको बेनिफिट होगा, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये निष्कर्ष देखने की जरूरत नहीं, मेंस में क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो इतनी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत के बारे में। जैव विविधता विरासत क्या होती है? यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज के बारे में। जैसे कि हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा घोषित की जाती है, जिसकी काफ़ी वैल्यू होती है, उसी प्रकार से जैव विविधता, मतलब बहुत ज़्यादा जीव एक जगह रह रहे हैं तो उसे कहा जाता है जैव विविधता, यानी बायोडाइवर्सिटी उसे कहा जाता है, ठीक है। तो गुजरात में एक जगह है गुन्नेरी, तो उसे जैव विविधता हेरिटेज के रूप में घोषित किया गया है। अब ये गुन्नेरी के बारे में बात करें, गुन्नेरी है क्या? तो गुन्नेरी एक अंतर्देशीय मैंग्रोव है, इनलैंड मैंग्रोव है। हम आगे बात करेंगे इनलैंड मैंग्रोव क्या होते हैं और इसे जैव विविधता विरासत क्यों घोषित किया गया। आपको जैव विविधता समझ में आ गई? जैव विविधता जैसे कि ये एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राणी साथ में रहते हैं, पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा है, मछलियाँ बहुत ज़्यादा है, जो भी चिड़िया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इंसान भी बहुत ज़्यादा है। तो इसे कहा जाता है कि यहाँ की जैव विविधता है वो बहुत ज़्यादा, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। विरासत मतलब वो काफ़ी एक स्थान है, उसकी फेमस ज़्यादा है, हेरिटेज के रूप में उसे माना जाता है, ठीक है। तो ये होगा जैव विविधता विरासत, ठीक है। गुन्नेरी, एक गुन्नेरी जगह है, गुजरात एक कच्छ जिला है, वहाँ पर एक जगह है गुन्नेरी। तो वहाँ पर अंतर्देशीय मैंग्रोव, अंतर्देशीय क्या होता है? इनलैंड। जैसे कि मैंग्रोव कहाँ होते हैं? ये है भारत का मैप, ठीक है, यहाँ समंदर है, तो मैंग्रोव यहाँ होते हैं। ये जो जगह ना समंदर, उसके बीच में यहाँ होता है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जैसे कि भारत में अभी एक ही बची है, वहाँ पर समुद्र से दूर, यहाँ पे कोई नदी वगैरह है, कोई झील है, वहाँ पर ये मैंग्रोव पाए जाते हैं, खारे पानी होता है, वहाँ पर पाया जा रहा है, इसे अंतर्देशीय मैंग्रोव कहा जा रहा है, इनलैंड मैंग्रोव कहा जा रहा है। समुद्र से दूर है इसलिए इनलैंड मैंग्रोव कहा जा रहा है। तो भारत का पहला जैव विविधता, गुजरात का भी पहला है और भारत का भी पहला है, ठीक है। भारत से पहले एक और था लेकिन वो खत्म हो चुका है, अभी इनलैंड मैंग्रोव है वो एक ही बचा है। तो गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन चुका है कौन सा? गुन्नेरी। गुन्नेरी कहाँ पर है? गुन्नेरी जो कच्छ में लखपत तालुका है वहाँ पर स्थित है। ये कितने है, ये सारी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं, कहाँ पर है? कच्छ में, इतनी चीज़ याद रखना। क्या पॉइंट याद रखोगी? कहाँ पर? ये गुजरात में। गुजरात में कहाँ? कच्छ में। इतना ही याद रखना इस पूरे टॉपिक में से। यहाँ से क्या पढ़ना है? अंतर्देशीय मैंग्रोव क्या होता है, इनलैंड मैंग्रोव क्या होता है। ये पूरी मैप है, ये समंदर है, इससे दूर यहाँ बीच में है, ठीक है, तो उसे इनलैंड मैंग्रोव कहा जाएगा। लैंड के ऊपर है, समंदर से दूर है, तो उसे इनलैंड मैंग्रोव कहा जाएगा। इसमें क्या याद रखना चाहिए?
ये सामान्यतः तटीय मैंग्रोव, जो कोस्टल मैंग्रोव होते हैं ना उनसे अलग होते हैं, तटों से ये दूर होते हैं। ब्रैकिश वाटर, लवणीय पानी में होते हैं, अगर समुद्र में होगा तो भी वो खारा पानी है, और अगर इनलैंड है तो भी खारा पानी होगा, तभी मैंग्रोव डेवलप हो जाएगी। कहाँ पर हो सकता है ये? लेगुन पे हो सकता है। लेगुन क्या होता है? जहाँ नदी जा रही है, ठीक है, नदी के यहाँ पे इस प्रकार का वो बन गया तो वो लेगुन कहलाता है। ये नदी और समुद्र इस प्रकार की जुड़ जाती है, उसे लेगुन कहा जाता है। फिर नदी डेल्टा जो होती है, रिवर डेल्टा, समुद्र जो होता है ना वहाँ पर डेल्टा बन जाता है, वो है एस्चुरीज बन जाती है, तो वहाँ पर ये सारी अंतर्देशीय मैंग्रोव देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी रेयर है, भारत में 2 थे, एक खत्म हो चुका, अभी ओनली एक ही बचा है। दुनिया की कुछ ही देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, बरमुंडा है, बारबोडा है, बारमास है, ये एंटीगुआ है, यहीं पर देखा जाता है। भारत में 2 थे, एक खत्म हो चुका है, अब एक ही बचा है जो कि गुंडेरी में, ठीक है। पहले और कहाँ था? ये श्रवण कावड़िया था, यहाँ पे था, अब ये विलुप्त हो चुका है, अब ओनली एक ही बचा है, ठीक है। वो कहाँ है? गुंडेरू में, जो कि एक्टिवली काम कर रहा है। विशेषता क्या है? ये मैंग्रोव है, ये 45 किलोमीटर में, ये जो क्रीक कोरी है ना, ये जो गुजरात में है, ये गुजरात का मैप है, यहाँ पर क्रीक कोरी बनी हुई, तो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। चूना पत्थर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और उसके कारण ये मैंग्रोव बना हुआ है। चूना पत्थर में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में बात करें तो हमारा जो जैव विविधता अधिनियम है, ये याद रखना, जैव विविधता विरासत स्थल है वो कौन से अधिनियम के तहत घोषित किया जाता है? तो हमारा एक अधिनियम है जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का। इस अधिनियम के तहत जो राज्य सरकारें हैं वो स्थानीय सरकारों से, स्थानीय निकाय जो होता है उससे परामर्श करके किसी भी स्थान को, कोई भी स्थान है उसको अगर जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करना है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज घोषित करना है, तो राज्य सरकार को क्या करना होगा? स्थानीय जो सरकारें होगी, स्थानीय निकाय होगा, उनसे कंसल्ट करना होगा। जैसे कि मैं राज्य सरकार हूँ, मेरे को कोई भी स्थल है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को जयपुर को ये बायोडाइवर्सिटी स्थल घोषित करना है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित करनी है, तो मैं क्या करूँगा? मैं आपसे बोलूँगा, आप स्थानीय जो लोकल हो, मैं आपको बोलूँगा जो मेरे को है ना जयपुर को घोषित करना है, आप मेरे को परमिशन दे दो। हालांकि परमिशन तो दे ही देते हो, पर फिर भी पूछना जरूरी होता है। फिर इसे हैंडल कौन करता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए कि इसे घोषित कौन से एक्ट के तहत किया जाता है और कौन करता है। तो राज्य सरकार के द्वारा एक्ट कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, उसके तहत घोषित किया जाता है। प्रीलिम यही क्वेश्चन पूछेगी, इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो प्रीलिम पूछेगी, ठीक है। अब BHSS के टाइप क्या है? ये मतलब जो हेरिटेज साइट होती है वो टेरेस्ट्रियल स्थलीय हो सकती है, तटीय मतलब समुद्र में हो सकती है, जो कोस्ट लाइन होती है वहाँ पर, मरीन समुद्र में हो सकती है पूरी प्रॉपर, और इनलैंड जो वाटर जो पानी वगैरह होता है ना, नदी वगैरह वहाँ पर भी हो सकती है। बेनिफिट क्या है? जैव विविधता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको सपोर्ट करती है, तो काफ़ी बेनिफिट भी इसके देखने को मिलती है। कंक्लूजन याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सवरेल सुपर ऐप के बारे में। पूरा याद नहीं करना है सारे आर्टिकल को, थोड़े बहुत पॉइंट पता होना चाहिए। सबसे पहले सवरेल है क्या? सवरेल एक ऐप है, किसने बनाई है? भारतीय रेलवे के द्वारा बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? रेलवे की सारी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने के लिए ये ऐप बनाई गई है। 4-5 इन्फॉर्मेशन वापस रख लो। सवरेल सुपर ऐप किसके द्वारा बनाई है? सवरेल सुपर, सुपर मतलब ऐप फास्ट समझ लेना, सुपर मतलब फास्ट है, सुपर फास्ट है, तो एक ट्रेन है वो सुपर फास्ट चलती है। तो सवरेल सुपर ऐप है, भारतीय रेलवे के द्वारा बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? ताकि रेलवे की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को समझ नहीं आती है, क्योंकि वो इंटरफेस वगैरह काफ़ी टफ होता है, तो इजी करने के लिए ऐप बनाई गई है। अभी पायलट बेस पे चल रही है, पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है, तो ये रेलवे के द्वारा बनाई गई है। इसमें सारी जानकारी होगी, आप प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हो, आप जा सकते हो कहाँ से कब ट्रेन आने वाली है, स्टेटस चेक कर सकते हो, सारी जानकारी इसके तहत ली जा सकती है। अभी बीटा वर्जन में है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। पूरी जानकारी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना किसके द्वारा बनाएगी, क्या काम होगा, यही पूरा इसमें लिखा गया है। बस यही लिखा गया है, यही लिखा गया, यही लिखा गया, यही लिखा गया, यही लिखा गया। इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल है किसके द्वारा बनेगी, इतना ही क्वेश्चन बनेगा। इतना ज़्यादा डीप में आएगा नहीं कि किसने बनाई है, कैसे बनाई है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, कहाँ पर लॉन्च किया गया है, आईफोन में है कि नहीं है, एप्पल में है कि नहीं है। तो वो अगर आपको यूज़ करनी है तो आप जाके चेक कर लो, अगर आपको यूज़ नहीं करनी है तो पढ़ाई के लिए तो बस इतना काम का है नहीं। उसके बाद में हमारा जो आर्टिकल है वो है सुजेट्रियन के बारे में। सुजेट्रियन क्या है? सुजेट्रियन एक नॉन ओपिएट दर्द निवारक दवा है। दर्द निवारक क्या होता है? मतलब जो पेन वगैरह होता है ना, आप पेन किलर के रूप में उपयोग लेते हो, वैसी एक दवाई है। वैसे पेन किलर में क्या यूज लेते हो, जो दवाई लेते हो उसमें क्या होता है, उसमें होता है ओपिएड। ओपिएड मतलब जो ये अफीम वगैरह नहीं होते हैं, ओपियम पोपी जो अफीम वगैरह होता है काले कलर का जो होता है, ठीक है, अमल, तो वो वाला अमल नहीं, एसिड वाला अमल नहीं, एक अमल अलग आता है, ओपियम अलग आता है, राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो वो जो अफीम होता है, अमल होता है,
वो लोग लेते हैं दर्द को रोकने के लिए। उससे क्या होता है, आपका जो दिमाग होता है वो सुन्न हो जाता है, आपको जो दर्द है उसका एहसास नहीं होता है, आप एकदम खुशी खुशी से रहने लगते हो। काफ़ी ज़्यादा ये नशीला भी होता है, आपको एक लत भी लग जाती है इसकी, तो इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी जो ये सुजेट्रियन है, बस इसका नाम याद रखना, सुजेट्रियन क्या है। सुजेट्रियन एक दवाई है जिसमें ओपियोइड क्या होता है, जो अफीम होता है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। और इसका जो सुजेट्रियन है इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज पेन किलर के रूप में होता है। 3-4 पॉइंट समझ में आया, लिखा बहुत ज़्यादा है पर इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। सुजेट्रियन एक दवाई है जो कि ओपिएड से नहीं बनी है और पेन किलर के रूप में उपयोग आती है। FDA ने इसको अप्रूवल दे दिया है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा उपयोग भी है। ब्रांड का नाम क्या है, किसने बनाई है, तो ये जनरल वर्क्स के द्वारा बनाई गई है। उपयोग हमें पता चल गया कि क्या है, दर्द को ठीक करती है। निर्माता कौन है इतना याद नहीं रखना है। दुष्प्रभाव क्या है, खुजली वगैरह आती है, ठीक है, ये थोड़े साइड इफेक्ट है। ओपियोइड क्या होता है, ओपियोइड अफीम होता है, ठीक है, अफीम के रूप में इसे यूज किया जाता है, इससे दिमाग वगैरह सुस्त हो जाता है। कौन कौन से अफीम है, ये अफीम है सारे, याद रहे तो करो नहीं तो गोली मारो। उपयोग कहाँ होता है अफीम का, अफीम का दर्द निवारक के रूप में होता है, नशीला होता है, आपके दिमाग को सुन्न कर देता है, वो सारी चीज़ें अफीम के अंतर्गत की जाती है। और ये दिमाग को बिल्कुल एकदम सुना कर देता है, आपको इंटरेस्ट आता है तो आप इसको फोकस करते रहते हो। निष्कर्ष मेंस में नहीं बनेगा तो निष्कर्ष पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत की जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में लिखा गया है पर देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा है उसका प्रयोग को अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब वहाँ से जो भी भाषा बोलोगे साथ में मराठी बोलना जरूरी है। अलग अलग राज्य हैं वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसे प्रमोट करने के लिए इस प्रकार की घोषणा की कर रहे हैं। जैसे पश्चिम बंगाल ने कहा है कि अगर आपको वेस्ट बंगाल में नौकरी लेनी, पश्चिम बंगाल में नौकरी लेनी है तो आपको पश्चिम बंगाल की जो बांग्ला भाषा है उसका नॉलेज होना चाहिए। झारखंड ने भी सेम किया है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये अलग अलग राज्य हैं अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी बात इसके अंतर्गत की गई है। महाराष्ट्र ने क्या किया है ये आपके लिए काम का नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र की तैयारी कर रहे हो किसी स्टेट PCS की तो आपको पता होना चाहिए, बाकी आपको इतने डिटेल में पता नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत देख लो कि भारत में भाषाओं के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई है। भारत में ऑफिशियल रूप से 2 भाषा है, एक हिंदी है, एक अंग्रेजी है। हमारे संविधान का जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं के बारे में बात करी गई। कितनी भाषा है, 22 भाषा है। कौन कौन सी भाषा है क्या याद रखना है, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना ही चाहिए, क्योंकि कहीं भी पूछा जा सकता तो कहीं भी कोई पूछ ले तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। असम में बांग्लादेश, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, और ये एक बार पढ़ लेना, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और थोड़ा किसको कब मिला था वो भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेना, ऊपर से नीचे तक है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा ही लेना, ताकि अगर ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछे तो आपको आंसर आना चाहिए। राज्यों के लिए अनिवार्य भाषाएं कौन, जैसे तमिलनाडु ने अनिवार्य कर रखी है, कर्नाटक ने अनिवार्य कर रखी है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अलग अलग राज्य अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान है, संविधान का ये है भाग जो 17 है उसमें 43 और 53 के बीच में बात करी गई है। संविधान का जो भाग है ना 17, इसमें आर्टिकल 343 से 351 के बीच में राज्य भाषा के बारे में बात करी गई। कौन कौन सी राज्य की भाषा होनी चाहिए, कौन सी भाषा का प्रयोग होना चाहिए, इन सब के बारे में बात करी गई है। आर्टिकल 45 क्या कहता है, ये बात करता है कि जो हमारे राज्य विधानमंडल है उसके उद्देश्यों के लिए अलग अलग भाषा चयन करता है। मतलब कोई भी राज्य है वो अपनी जो भी काम है उसके लिए अलग भाषा का प्रयोग कर सकता है। अपनी भाषा को बचाने के लिए इनकी जो भी स्टेट की है, जैसे राजस्थान की राजस्थानी, गुजरात की गुजराती है, उसे बढ़ाने के लिए वो उसे प्रमोट करने के लिए काम कर सकता है। ये 345 में बात करी गई है। 347 क्या कहता है, राष्ट्रपति है वो जनसंख्या के अनुरोध पे कोई भी भाषा है उसे आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे सकता है। जैसे हम कहेंगे अभी है ना, हमारे राजस्थानी को मान्यता दे दो तो ये राष्ट्रपति से बोलना पड़ेगा और राष्ट्रपति 347 के तहत मान्यता दे सकता है। 350 क्या कहता है, अल्पसंख्यक जो होते हैं, जो माइनॉरिटीज़ में होते हैं भाषा के आधार पे, तो उनको अपनी भाषा को बचाने के लिए मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करेगी। 351 क्या कहता है, हिंदी भाषा का सम्मान होना चाहिए, हिंदी भाषा का प्रसार होना चाहिए। ये कुछ आर्टिकल थे और इसके लिए अधिनियम भी बनाया गया। जैसे कि एक समय समय पे कमीशन बने थे, एक राजभाषा कमीशन बनाया था 1955 में। इसने कहा था कि हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित कर देनी चाहिए और इसे अपनाने की बात करी थी। फिर संसदीय राजभाषा समिति बनी थी, इसने भी कहा था कि अंग्रेजी के स्थान पे हिंदी का यूज होना चाहिए। ये कंक्लूजन याद रखने की जरूरत नहीं है, मेंस में क्वेश्चन बनेगा नहीं। उसके बाद में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बड़ी बिल्लियाँ होती हैं उसके लिए अलायंस बना हुआ है, एक अलायंस बना हुआ है, एक संगठन बना हुआ है। ये कब बना था, वैसे तो पहले बना था लेकिन 2025 में क्या हुआ, इसमें एक अंतर सरकारी संगठन भी जोड़ा गया है। हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर है जो उसको 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, प्रोजेक्ट टाइगर है इसको 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसके तहत इसकी घोषणा करी है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और क्या क्या बातें करी गई इतना डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है।
इसे कौन मैनेज करता है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। मैनेज कौन करता है, ये पर्यावरण जो जलवायु मंत्रालय है उसके तहत जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है उसके द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। तो मैनेज कौन करता है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन किसको कार्यान्वयन कौन करता है, ठीक है। अनुमोदन मतलब अप्रूवल कौन देता है, तो अप्रूवल केंद्रीय जो मंत्रालय है उसके तहत जो अप्रूवल दिया जाता है, मंत्रिमंडल है ना, उसके तहत अप्रूवल दिया जाता है। उद्देश्य क्या है, बाघ है, शेर है, मतलब टाइगर, लॉयन, लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, चीता, जगुआर, प्यूमा, इन सबको कंजर्व करना, इनका संरक्षण करना। मेंबर कौन कौन है, मेंबर है भारत है, निकारागुआ है, सोमालिया है, लाइबेरिया है, जहाँ जहाँ पर ये बिग कैट पाई जाती है वो सारे इसके मेंबर है। अभी इतने ही, बाकी यूएन के जो भी देश है उसके मेंबर बन सकते हैं, सबके लिए अनुमति, जो भी है इसमें चाहे वो इसका मेंबर बन सकता है, ठीक है। क्यों जरूरत है, जो शिकार वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो शिकारों को कम करने के लिए, निपटने के लिए इसकी ज़रूरत है। फंडिंग कौन करता है, फंडिंग भारत के द्वारा की गई, और भारत अलग अलग देशों के साथ में टाइप भी कर रहा है कि आप इसमें फंड को थोड़े बहुत पैसे इसमें लगाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें की जा रही है। तो यहाँ पर सहयोग बढ़ाने की बात है, जो अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है उसको अपनाने की बात है। जैसे कि भारत में कुछ अच्छी चल रही है, जैसे आप कुछ अच्छा लिखते हो, अच्छा बोलते हो, तो मैं आपसे सीखूं, और मैं कुछ अच्छा करता हूँ आप मेरे से सीखो, तो एक दूसरे की जो अच्छी चीज़ है वो शेयर की जाएगी। तो वैसी वही बात इसमें करी गई है, ठीक है। वित्तीय सहायता दी जाएगी, और भी समझौते किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें की जाएगी। बात करें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की, नटका के बारे में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है कब हुई थी, 2005 में इसकी स्थापना करी गई थी। कौन से अधिनियम के तहत इसकी स्थापना करी गई थी, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 2006 का, इसके तहत इसे वैधानिक दर्जा मिला हुआ है। तो ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA इसकी स्थापना कब की गई थी, 2005 में। कौन से अधिनियम के तहत की गई थी, ये की गई थी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। अगर कोई भी संस्था है, अगर उसकी स्थापना किसी एक्ट के तहत होती है तो वो एक वैधानिक संस्था मानी जाती है, वो एक स्टेचुटरी बॉडी मानी जाती है। अगर संविधान उसका निर्माण करता है, यानी कि संविधान में उसका वर्णन है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, और संविधान में नहीं, उसका एक्ट में वर्णन है, तो वो एक वैधानिक या स्टेचुटरी बॉडी होगी। और सरकार अपने मनमर्जी से किसी संस्था को बना दे तो वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। तो ये अंतर पता होना चाहिए, और कौन सी बॉडी क्या है ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नटका किस प्रकार की बॉडी है, ठीक है। उद्देश्य सिंपल है, प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह की रक्षा करना है, और ये सारी गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की गई है कि प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है, एशियाई हिम तेंदुआ है, प्रोजेक्ट चीता चलाया गया भारत के द्वारा, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, ये सारी कोशिश की गई है बिग कैट को संरक्षण करने के लिए भारत के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, और अब ये क्वेश्चन है आप देख सकते हो, ठीक है, इसके उत्तर भी दिए गए हैं। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।